इससे हमने जो है वो ये रिजल्ट निकाला था दैट m1v1 प्लस m2v2 ये इनिशियल मोमेंटम था, और m1v1 प्राइम और m2v2 प्राइम ये हमारा फाइनल मोमेंटम था, और ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमने जो है वो कल तक जो है कल की क्लास में यहाँ तक बात की थी। इसके अंदर अब हम एक चीज़ करते हैं कि हम इस m1 वाली टर्म को यहाँ ले आते हैं और m2 वाली टर्म को जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा दैट m1v1 माइनस m1v1 प्राइम इज इक्वल्स टू m2v2 प्राइम माइनस m2v2। यहाँ तक ये जो मैंने चेंजेस किए हैं क्लियर है? यस सर। ओके। m1 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा v1 माइनस v1 प्राइम, एंड m2 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से तो मेरे पास बचेगा v2 प्राइम माइनस v2। देन जैसे कि इलास्टिक कोलिजन में हमने पढ़ा था कि इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज़ की इनिशियल इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो बॉडी की मोमेंटम के साथ साथ जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी हमेशा कंजर्व रहती है या कांस्टेंट रहती है। तो उसी चीज़ को हम जो है वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जिस तरह हमने ये दो एक्सप्रेशन फॉर्म किए, इनिशियल मोमेंटम का सम एंड आफ्टर मोमेंटम का सम। यहाँ पर मैं जो है वो काइनेटिक एनर्जीज निकालता हूँ बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन सर बॉडी आप काइनेटिक एनर्जी से पहले आपने जो बात बोली वहाँ से आप रिपीट कर सकते हैं? ओके। सो यहाँ जो है वो हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की, और प्रीवियस क्लास में जिस तरह हमने मोमेंटम के इनिशियल मोमेंटम का सम निकाला था और फाइनल मोमेंटम का सम निकाला था, और उन दोनों को इक्वेट किया था बिकॉज ये दोनों मोमेंटम जो है वो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम आपस में बराबर होते हैं। तो सेम उसी तरह का काम जो है वो मैं यहाँ पर अगेन करने लगा हूँ, बट अब हम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम नहीं निकाल रहे, बट हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज का सम और फाइनल काइनेटिक एनर्जीज का सम निकाल रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पे बात करें इलास्टिक कोलिजन की। तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है। जिस तरह इनिशियल मोमेंटम था m1v1, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बॉडी ए की हो जाएगी m1v1 स्क्वायर अपॉन 2। बिल्कुल इसी तरह से बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम था m2v2, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी m2v2 का स्क्वायर ओवर 2। तो ये मेरे पास दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जीज आ गई, और इन दोनों का सम कर दें तो इन दोनों का सम हमारे पास ये पूरा जो एक्सप्रेशन आ रहा है, इट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। क्लियर है ये? सर ये यहाँ पे डिवाइड कैसे हुआ ये समझ नहीं आया। डिवाइड किससे किया है? 2 से जो डिवाइड किया है वो, यस सर। ये 2 फॉर्मूले का है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन 2। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो हमने यहाँ पे m1 और v1 कर दिया है एक हाँ साइड का। हाँ, बॉडी ए का जैसे मोमेंटम मैंने देखो निकाला था, मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो बॉडी ए का मास m1, बॉडी ए की वेलोसिटी v1, तो बॉडी ए का मोमेंटम आ गया। बॉडी बी का निकाला तो बॉडी की बी का मास m2 और बॉडी बी की वेलोसिटी v2। इन दोनों को सम कर दिया तो मेरे पास टोटल मोमेंटम आ गया इनिशियल बिफोर कोलिजन। बिल्कुल इसी तरह से mv² अपॉन 2 में बॉडी ए का मास रखा, बॉडी ए की वेलोसिटी रखी, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए। इसी तरह से बॉडी बी का मास और वेलोसिटी रखी तो मेरे पास आ गया बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी। और इन दोनों के बीच में जो मैंने प्लस लगाया, इट्स मीन कि हमारे पास टोटल मोमेंटम आ गया पूरे सिस्टम का या इन दोनों बॉडीज का। ओके सर। ठीक है।
इसी तरह कोलिजन के बाद बॉडी का मास था m1 और वेलोसिटी थी v1 प्राइम। तो बॉडी ए की फाइनल वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी m1 v1 प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस m2 v2 प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जीज को जब मैंने सम किया तो मेरे पास ये आ जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। सो यहाँ तक क्लियर है, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन है तो टोटल मोमेंटम का सम भी बराबर होगा और टोटल काइनेटिक एनर्जीज का जो सम है वो भी हमेशा बराबर होगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, बिकॉज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की। यस सर। ठीक है, ओके। सो अब हमारे पास जो है वो इसी एक्सप्रेशन जो था इसमें हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूँ और राइट हैंड साइड से भी मैं 1/2 कॉमन ले लूँ तो दोनों साइड से 1/2 कैंसिल हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, सो मेरे पास जो है वो रिमेनिंग जो बचेगा मैं उसको एज इट इज लिख देता हूँ। m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, सो मैं अब शिफ्टिंग कर रहा हूँ टर्म्स की। m1 वाली टर्म को, इस टर्म को मैं लेकर आ जाता हूँ इक्वेशन के इस साइड और इस टर्म को मैं लेके चला जाता हूँ इक्वेशन के दूसरी साइड। तो मेरे पास जो फॉर्म हो जाएगी वो कुछ इस तरह से होगी m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर। ये शिफ्टिंग समझ आ गई? यस सर। सो लेफ्ट हैंड साइड से मैंने m1 कॉमन ले लिया। अच्छा, अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ कि ये सारी काम हम कर क्यों रहे हैं। यहाँ से मैंने m1 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग बचेगा v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया और रिमेनिंग मेरे पास बच जाएगा v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। सो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन बन गया। अब मेरे पास जो है वो दो एक्सप्रेशन है और इन दो एक्सप्रेशन से देखो हम क्या करते हैं। सो पहले हम इन दो एक्सप्रेशंस को मार्क कर लेते हैं। एक ये एक्सप्रेशन है मेरे पास जो मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाला, बिल्कुल इसी तरह से दूसरा एक्सप्रेशन मेरे पास ये आ गया जो कि मैंने कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से निकाला। और ये दो इक्वेशंस को यूज करके असल में देखो हम कर क्या रहे हैं। इन दो इक्वेशंस को यूज करके मेरा जो प्राइम पर्पस है वो कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ बॉडीज। सर ये डेरिवेशन फिर एमसीक्यू पेपर में कैसे आएंगी? देखो पेपर के अंदर जब एमसीक्यू जो है वो जाहिर सी बात है पूरी पूरी डेरिवेशन तो नहीं आ सकती, बट इन डेरिवेशन के जो रिजल्ट्स हैं ना वो आ सकते हैं। तब अगर उन डेरिवेशन के रिजल्ट्स को हम डायरेक्टली याद करने बैठेंगे तो शायद हम वो भूल जाएंगे। अगर हमारे जहन में स्टेप्स होंगे तो हम शायद रिकॉल आसानी से कर सकते हैं कि डेरिवेशन ये जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह से आए। और दूसरी बात ये कि इन्हीं रिजल्ट्स को यूज़ करके फॉर्मूला वो न्यूमेरिकल्स के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। और यहाँ जैसे कुछ स्पेशल केसेस हैं तो उन स्पेशल केसेस को भी हम इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके जो है वो चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो डेरिवेशन याद करना असल में पर्पस नहीं है हमारा। असल में हमारा पर्पस ये है कि जो हम फाइनल रिजल्ट निकालेंगे ना वो हमें पता हो कि हमने एक्चुअली ये रिजल्ट्स निकाले कहाँ से। ओके सर। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ। ये हमारी हो जाती है इक्वेशन ए और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन बी। हम क्या करते हैं, इक्वेशन बी को डिवाइड कर देते हैं बाय इक्वेशन ए।
सो इक्वेशन बी को इक्वेशन ए से जब डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन बी को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ देखो फॉर्मूला याद आ रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस सर। तो इसकी जगह जो मैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो वो इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। सो वी वन प्लस वी वन प्राइम और v1 माइनस v1 प्राइम। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लगा दिया। बिल्कुल इसी तरह से राइट साइड पर भी मेरे पास ये जो इस डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है v2 प्राइम प्लस v2 और v2 प्राइम माइनस v2। तो इक्वेशन बी जो मेरे पास फॉर्म हुई थी उस पर मैंने फॉर्मूला लगाया है। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन ए के साथ। तो इक्वेशन ए मेरे पास आ जाएगी m1 v1 माइनस v1 प्राइम और यहाँ आ जाएगा m2 v2 प्राइम माइनस v2। सो ये जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया उसका भी यहाँ पे रीज़न समझ आ रहा होगा कि मैंने इसलिए अप्लाई किया ताकि ये जो मेरे पास सेम टर्म्स है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो कैंसिल आउट हो जाए। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, मास m1 और m1 कैंसिल हो गए। सिमिलरली ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई और m2 और m2 यहाँ पर कैंसिल हो गए। तो जो रिमेनिंग रिजल्ट बचा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर। यस सर। ओके, सो जो रिजल्ट बचा है हमारे पास मैं उसको यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल्स टू v2 प्राइम प्लस v2। ये मेरे पास जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आपस में सॉल्व करने के बाद आया है। तो अब इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब मैं यहाँ पे चार जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उसको रिकॉल करो। देखो v1 क्या था, v1 जो है वो वेलोसिटी थी बॉडी वन की, इनिशियल वेलोसिटी। और v1 प्राइम क्या था, बॉडी ए की जो है वो फाइनल वेलोसिटी। इसी तरह से v2 क्या था, v2 असल में बॉडी बी की फाइनल वेलोसिटी थी और v2 जो है वो बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी थी। तो इसी मैथमेटिकल फॉर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये द सम ऑफ वेलोसिटीज ऑफ बॉडी ए is equal to the sum of velocities of body B। ये बात समझ आई? ये मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉडी है और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉडी भी दोनों बिल्कुल सही, इक्वल है। बिल्कुल सही है। द सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉडी ए एंड सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉडी बी, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। बट अगेन कंडीशन क्या है कि हमारा जो कोलिजन है वो इलास्टिक होना चाहिए, बिकॉज ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है इक्वेशन की फॉर्म में ये इलास्टिक कोलिजन को सॉल्व करके आया है। इसी तरह से मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख दूं कि v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। ये इक्वेशन में मैंने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी को एक तरफ ले आया, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास इक्वेशन के दूसरी तरफ है। तो v1 माइनस v2 क्या है, v1 माइनस v2 असल में बॉडी a और बॉडी b की वेलोसिटीज का डिफरेंस है। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटीज है उसका डिफरेंस है। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इसी इक्वेशन से मैं एक और मतलब ये निकाल सकता हूँ कि v1 माइनस वी टू इज इक्वल्स टू, माइनस साइन यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा v1 माइनस v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। इससे हमें पता ये चला कि जो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज है, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन सर ये इज, बाहर माइनस किससे आए हैं? बाहर मैंने यहाँ से कॉमन लिया है, ऊपर वाली एक्सप्रेशन में से माइनस साइन कॉमन लिया। फिर यहाँ पे बीच में भी फिर माइनस आएगा। देखो यहाँ पे ये वाली टर्म प्लस में थी और ये वाली टर्म जो है वो माइनस थी।
जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं ना तो अंदर सबकी साइन उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती हैं। तो V2 देखो प्लस का था, ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का V1 था, ये प्लस का हो गया। ओके सर। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से हमने जो रिजल्ट निकालने हैं, उसके जो फिजिकल मीनिंग है, अब उस मीनिंग की तरफ देखते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन, और नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। सो इक्वेशन हमें ये बता रही है कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, सिर्फ उनके दरमियान एक माइनस साइन है। तो माइनस साइन का मतलब है कि माइनस साइन शोज दैट कि जो वेलोसिटीज की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी, वेलोसिटीज विल बी ऑपोजिट। कि जो डिफरेंस हमारे पास कोलिजन से पहले आया वो वेलोसिटी, और डिफरेंस के बाद, कोलिजन के बाद जो डिफरेंस आया वो वेलोसिटीज, इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, बट इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। तो इसी बात की जो मतलब फिजिकल मीनिंग है, उसका मतलब देखो कुछ इस तरह से बनता है। लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड, और बॉडी बी की वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकेंड। सो ये हमारे पास हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी दूसरी की। तो डिफरेंस कितना आएगा? 20 का। डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड का। इसका मतलब ये होगा कि जब ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी, बॉडी ए और बॉडी बी, तो अगेन दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिफरेंस है वो कुछ इसी तरह सेम ही रहेगा, 20 का ही। लाइक फॉर एग्जांपल, इसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना रहेगा? 20 का। 20 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेगेटिव साइन, इसका मतलब ये है कि अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आफ्टर कोलिजन दोनों की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, जो कि हमें इस नेगेटिव साइन से शो हो रहा है। और फिर जब रिवर्स हो जाती है तो एक की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। वो डिपेंड करता है उनके मासेस के ऊपर। तो अब कि इसी, यहाँ पे पहले 25 थी और यहाँ पे भी 30 हो गए। हाँ तो मतलब जब ये अगर ये कोलाइड करने के बाद वापस से बाउंस बैक करते हैं तो उनकी वेलोसिटीज के अंदर डिफरेंस आ जाता है। देखो, यहाँ मैंने ऐसी रफ एग्जांपल ली थी, ये कोई कैलकुलेशन करके नहीं आई है। मेरे ख्याल से दोनों की वेलोसिटीज इंक्रीज हो गई हैं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैंने दोनों की असल जो चीज़ मैं यहाँ समझा रहा था ना वो ये कि दोनों वेलोसिटीज का जो डिफरेंस है वो हमेशा यही 20 रहेगा, डिफरेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट एक रफ एग्जांपल ली थी मैंने। असल में तो मैंने अभी नोट किया कि दोनों की वेलोसिटीज बढ़ गई हैं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके सर। ओके, तो यही जो हमने इक्वेशंस ड्राइव की, इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इसके फर्दर सॉल्यूशन जो है वो बहुत लेंदी होता है, तो बुक के अंदर भी हमारे पास डायरेक्ट इसके रिजल्ट्स दिए हुए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हमें इनिशियल बॉडी ए की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो वो इक्वल हो जाता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, v1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। सो ये मेरे पास क्या आ गई? ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए। इसी तरह से v2 प्राइम के लिए भी फॉर्मूला ड्राइव होता है, इट इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। अब इन फॉर्मूले को यूज करके कुछ स्पेशल केसेस हैं, उन स्पेशल केसेस को देखते हैं कि उसमें इन इक्वेशंस को यूज करके हम किस तरह से जो है वो बॉडीज की वेलोसिटीज को बता सकते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है कि अगर कोलिजन हमारे पास हो रहा है दो ऐसी बॉडीज का जिनके मासेस आपस में बराबर हैं, इफ collision is
between two equal bodies. अगर दो ऐसी ये बॉडी, फॉर्मूलाज कहाँ से आए हैं? दोबारा बोलो। ये दोनों फॉर्मूलाज कहाँ से आए हैं? ऊपर जो हमारी डेरिवेशन चल रही थी ना, तो उस डेरिवेशन के अंदर हमने जो फाइनल यहाँ रिजल्ट निकाला था ना, कि ये वाला difference of velocities is equals to difference of initial velocities is equal to the difference of final velocities, इस इक्वेशन को यूज करके, और ये वाली जो दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, जिस तरह हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे। और v1 इसके लिए फॉर्मूला जो है वो सब्जेक्ट बनाया, और एक बार जो है वो इसके लिए फॉर्मूले को सब्जेक्ट बनाया है। तो इस तरह से वो दो इक्वेशन जो है वो हमारे पास ड्राइव होके आई हैं, और फिर हमने उसको जो है वो एज इट इज रहने दिया है, उसको ड्राइव के फर्दर स्टेप्स के अंदर नहीं गए, बिकॉज ये बहुत लेंदी डेरिवेशन है। ओके सर। तो इलास्टिक कोलिजन की रिजल्ट से जो है वो हमने फिर ये दो रिजल्ट्स निकाले हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो है वो दोनों बॉडीज की फाइनल वेलोसिटीज के फॉर्मूलाज हैं। और फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है, मास आ रहा है बॉडी ए का, बॉडी बी का मास आ रहा है, बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, और बॉडी बी की फाइनल वेलोसिटी आ रही है। तो इन इक्वेशन को यूज करके देखते हैं कि अगर दो ऐसी बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं जिनके मासेस आपस में बराबर हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो एक बॉडी ये हो जाती है, और दूसरी बॉडी जो है वो भी कुछ इसी तरह से हो जाती है, और दोनों का मास जो है वो आपस में अप्रोक्सीमेटली बराबर है। सो ऐसी बॉडीज जब आपस में स्ट्राइक करती हैं, तो स्ट्राइक करने से दोनों बॉडीज की फाइनल वेलोसिटीज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी बॉडी ए की। सो m1 और m2 अगर बराबर हैं, तो मैं इन दोनों को m के साथ रिप्लेस कर सकता हूं। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है v1 प्राइम का, उसको देखो, ये हो जाएगा m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m v1 प्लस 2m डिवाइडेड बाय m प्लस m v2। ये समझ आया? यस सर। ठीक है। m माइनस एम जीरो होता है, तो ये पूरी टर्म जो है वो इक्वल हो जाएगी जीरो के। सो मेरे पास बचेगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी वन इज इक्वल्स टू 2m डिवाइडेड बाय 2m v2। 2m कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका मतलब है मेरे पास बच जाएगा v1 प्राइम इज इक्वल्स टू v2। ये बात समझ आई जो फाइनल रिजल्ट आया? एम एम माइनस एम टू एम कैसे हुआ? m माइनस एम जीरो होता है, तो ये डिवाइडेड बाय पूरा, ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा जीरो हो गया। यहाँ जो 2m था, ये 2m एज इट इज आ गया, और m प्लस m जो है वो इक्वल हो गया 2m के। तो 2m और 2m कैंसिल हो गए, तो सिर्फ v2 बचा। ओके सर। ठीक है। अब मुझे बताओ ये v1 प्राइम क्या चीज है? बॉडी ए की फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए। v2 क्या चीज है? बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी। बिल्कुल सही है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये हमारे पास ये v1 प्राइम के लिए फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से मैं यही केस के लिए मैं निकालता हूं अब v2 के लिए फॉर्मूला, या v2 की वैल्यू। जिस तरह मैंने अभी v1 की वैल्यू निकाली, अब मैं निकालता हूं v2 की वैल्यू। सो v2 प्राइम इज इक्वल्स टू m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2। और यहाँ हमने रिप्लेस क्या किया था कि m1 m2 आपस में बराबर हैं, तो मैं यहाँ पर भी बराबर पुट कर देता हूँ। तो v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v1 प्लस, यहाँ हो जाएगा हमारे पास m माइनस m, सॉरी यहाँ पर 1 और 2 नहीं आएंगे, सिर्फ m और
प्लस एम आ जाएगा, m प्लस एम वी तो वहाँ वन। पे 2m1 होगा कहाँ और वहाँ पर? पे m1 प्लस, हमने यहाँ पे m1 को m से रिप्लेस कर दिया। जी ओके। ठीक है। सो यहाँ हमारे पास आ गया v1 प्लस m माइनस एम डिवाइडेड बाय m प्लस एम v2। तो यहाँ पे m माइनस एम जीरो होता है, तो ये वाला पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। यस सर। अच्छा, तो अब दूसरी जो टर्म थी 2m अपॉन 2m, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। और सिर्फ v2 प्राइम और v1 प्राइम बचेगा। बिल्कुल सही है, v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। तो ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई बॉडी बी की। सो अब इस इक्वेशन को पढ़ के बताओ क्या कह रही है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी बी, बी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ए बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। अच्छा, तो अब इस केस को जो है वो हम सम अप करते हैं कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे से टकराती हैं और उन दोनों बॉडीज की जो मासेस हैं वो एक दूसरे के अगर बराबर हैं, तो क्या होगा कि बॉडी ए की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, और बॉडी बी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो बराबर हो जाएगी बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी के। सो इन शॉर्ट, मैं इन इक्वेशंस को यहाँ दोबारा लिखता हूँ, फिर इस एक एग्जांपल से इन दोनों इक्वेशंस का मतलब बताता हूँ। v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 और v2 प्राइम इज इक्वल्स टू v1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आए सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब m1 और m2 आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल ये बॉडी मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, बॉडी ए, और बॉडी बी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, जब ये दोनों आपस में स्ट्राइक करते हैं या फिर लेट से इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में और बॉडी बी जो है वो इस डायरेक्शन में। सो दोनों के मासेस अगर बराबर हैं, m1 इज इक्वल्स टू m2, तो ये होगा कि कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड और इस बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आई? यस सर। सो ये था बिफोर कोलिजन और ये हमारे पास हो गया आफ्टर कोलिजन। तो इस केस तो को सर हम, हमने जो ये फॉर्मूलाज बनाए थे वो इसको इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं? ये जो फॉर्मूला इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखो ये जो मैंने ये जो दो बॉक्सेस बने हुए हैं, इन दो बॉक्सेस के जो रिजल्ट निकाले हैं वो इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके निकाले। तो रिलेशन तो खुद फॉर्म हो गया कि ये इसी के अंदर से निकल के आए। ओके सर। ठीक है। सो ये जो हमने एक केस किया इसको जो है वो हम वन लाइन के अंदर जो है वो समराइज कर देते हैं कि इफ टू बॉडीज ऑफ सेम masses collides, then they will exchange their velocities। ये लाइन समझ आ गई? यस सर। जब दो बॉडी सेम मासेस की आपस में कोलाइड करेंगी, तो कोलाइड करने से क्या होगा, वो दोनों बॉडीज एक दूसरे की जो वेलोसिटीज है वो एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये हमारा स्पेशल केस था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का। इसी तरह से एक सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में कुछ इस तरह से है कि बोथ बॉडीज हैव सेम मास। ये जो तुमने अभी पूछा था ना कि एग्जाम के अंदर किस तरह से आ सकता है, तो एग्जाम के अंदर एक्चुअली वो डेफिनेशन नहीं आएगी, बट ये जो हम यहाँ स्पेशल केसेस कर रहे हैं, ये स्पेशल केसेस जो है वो आ सकते हैं। बॉडीज के मासेस दे दिए जाएं या बॉडी के ये बता दिया जाए कि इनका मास इतना है, कोलिजन के बाद क्या होगा, तो इसको एमसीक्यूज के अंदर आसानी से पूछ सकते हैं। सो दो बॉडीज हैं सेम मासेस की, जिसके अंदर साथ साथ जो बॉडी बी है इज एट रेस्ट। तो एक मूविंग बॉडी आके टकराती है
एक बॉडी पर जो कि रेस्ट में, और साथ साथ यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि दोनों बॉडीज जो है वो, दोनों में से जो है वो, दोनों बॉडीज का जो मास है वो एक दूसरे के बराबर है, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m। और साथ साथ ये कहा था कि बॉडी बी जो है वो रेस्ट में, तो बॉडी बी रेस्ट में है, तो इसका मतलब है बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी जिसको हमने v से रिप्रेजेंट किया था वो है इक्वल टू 0। केस के अंदर क्या चीज बताई जा रही है, समझ आ गया? यस सर। ठीक है। सो ये हो गया m1 m2। ये वाली बॉडी जो है वो रेस्ट पे मौजूद है, इसका मतलब है इसकी जो वेलोसिटी है इक्वल टू 0 है, और ये बॉडी जो है वो मूव कर रही है इसकी तरफ, इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से कोलिजन होगा, तो इसकी वेलोसिटी है v1। सो ये मैंने बता दिया बिफोर कोलिजन। और अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा ये हम जो है वो v1 प्राइम और v2 प्राइम करके निकालेंगे। केस समझ आ गया? यस सर। सर अच्छा, इनके मास सेम हो सकते होंगे, मास सेम मासेस है। भी यहाँ पे केस, स्पेशल केस में कहा है कि दोनों के मासेस बराबर हैं। ओके सर। अच्छा, अब इसी केस को जो कि बिल्कुल प्रीवियस वाले केस की तरह ही है, प्रीवियस वाले केस में हमने कहा था कि अगर मासेस बराबर हों तो बॉडीज की जो वेलोसिटीज हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं। तो यहाँ भी जैसे हमने कहा है कि बॉडीज के मासेस तो बराबर हैं, जब मासेस बराबर हैं तो इसका मतलब है वेलोसिटीज जो है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। अगर ये बॉडी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से आके इस बॉडी को टकराएगी तो क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड वो बन जाएगी बॉडी ए की वेलोसिटी, और बॉडी ए की जो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड वो बन जाएगी बॉडी बी की वेलोसिटी। मतलब ये अपने वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर देंगे। बिल्कुल सही है, जैसे प्रीवियस केस में हमने किया था कि मासेस, अगर बस ये बात याद रखना, दो बॉडीज के मासेस बराबर हों तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वो वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से इसको आके टकराएगी एट 0 मीटर पर सेकेंड, तो दूसरी बॉडी आगे डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी विद 10 मीटर पर सेकेंड, और बॉडी बी जो है वो, बॉडी ए जो है वो इसकी जगह पे आके रुक जाएगी। ओके सर। ठीक है। सो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन कुछ इस तरह से होगा कि बॉडी ए जो थी जिसका मास m1 है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v1 प्राइम वो हो जाएगी 0, और जो बॉडी बी थी जिसका मास m2 है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी, और v2 प्राइम जो है वो इक्वल हो जाएगा v1 के। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएंगे उसी तरह से जो हमने पीछे इक्वेशंस लिखी थी, उन इक्वेशंस के अंदर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, और v2 की जगह पुट कर देंगे 0, तो हमारे पास v1 का आंसर ये आएगा और v2 प्राइम का आंसर जो है वो ये आएगा। इन शॉर्ट वेलोसिटीज जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगी, वेलोसिटीज आर exchanged when masses are equal. क्लियर है सेकंड केस? सर मतलब जो केस 1 था उसके अंदर यही था कि ना मास जो वेलोसिटी से वो एक्सचेंज हो जाती हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। इसके अंदर भी यही है, लेकिन m1 जो बॉडी ए है वो रुक जाती है, और m2 उसकी जो वेलोसिटी होती है बॉडी ए की, उसको लेते हुए वो आगे चली जाती है। बिल्कुल सही है। अगर पीछे से बॉडी आके 100 मीटर पर सेकंड से टकराएगी इस बॉल को जो कि रेस्ट में थी, तो पहली वाली बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाएगी और दूसरी वाली बॉडी जो है वो उसी में वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करने लग जाएगी। बिल्कुल सही है। क्लियर ओके है यहाँ सर। तक? यस सर। ठीक है। सो अब थर्ड केस देखते हैं इसका, और थर्ड केस में हमारे पास कुछ इस तरह से है कि व्हेन आ लाइट बॉडी strikes the massive body at rest. लाइट बॉडी का मतलब है जिसका मास बहुत ही कम है, और मैसिव बॉडी का मतलब है जिसका मास जो है वो बहुत ज्यादा है। तो एक हमारे पास जो है वो लाइट बॉडी है और दूसरी बॉडी जो है वो हमारे पास
बहुत मैसिव बॉडी है, और इन दोनों में से जो रेस्ट पर है वो कौन सी है, मैसिव बॉडी। तो लेट सपोज ये हमारे पास हो गई एक मैसिव बॉडी, और इसके कंपैरेटिवली मैंने एक ये बॉडी ले ली जिसका मास बहुत ही कम है। तो इसको मैं कह देता हूं m1, और इसको मैं कह देता हूं m2, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v1 जो कि इस डायरेक्शन में है, और इसकी जो वेलोसिटी है v2, इट इज इक्वल टू 0। ये बॉडी जो है वो रेस्ट में। कंडीशन समझ आ गई? यस सर। ओके। सो साथ साथ हम निकालने क्या जा रहे हैं, हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं फाइनल, और हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं फाइनल v2 प्राइम। और यहाँ हमने क्या कहा है कि मैसिव बॉडी जो है वो लाइट बॉडी को आके स्ट्राइक कर रही है। सो यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं कि m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। m2 का मास जो है वो m1 से बहुत ही ज्यादा है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट से m1 का जो मास है वो m2 के मुकाबले में तकरीबन 0 है। सर ये वाली बात समझ नहीं आई। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक अर्थ है, और ये कोई भी टेनिस की बॉल है। अब एक टेनिस की बॉल जब अर्थ को आके स्ट्राइक करेगी, तो एक टेनिस की बॉल का मास और अर्थ के मास के बराबर कोई कंपैरिजन नहीं है। अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा है, और इस टेनिस की बॉल का जो मास है वो बहुत ही कम है। तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि अर्थ का मास टेनिस की बॉल से इतना ज्यादा है कि मैं ये कह सकता हूं कि टेनिस की बॉल का मास है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब उसी फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं, और उसके अंदर इन्हीं कंडीशंस को जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी वन के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, v1 प्राइम इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ v1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और v2। तो ये मेरे पास बॉडी ए, जिसको मैंने कहा था कि ये बहुत स्मॉल मास वाली जो बॉडी है वो m1 है। तो इसके अंदर मैं क्या चीज़ें सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ, मैं ये पुट करूँगा, एक तो v2 इज इक्वल्स टू 0, और m1 की जगह भी जो है वो इक्वल पुट कर दूंगा 0 के। तो बॉडी ए की चलो अब जो है वो हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। सो m1 की जगह मैंने पुट कर दिया 0, माइनस m2 की जगह m2 रहने देता हूं मैं, अपॉन 0 प्लस m2। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा v1, और v1 की जगह मैंने रहने दिया v1 प्लस 2m2। टू की जगह 2 आ गया, m2 की जगह भी मैंने जो है वो m2 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय m1 की जगह 0 और m2 की जगह m2। और v2 की जगह जैसे मैंने कहा था कि मैसिव बॉडी रेस्ट पे है, तो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया 0। जब 0 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सो फर्स्ट वाली जो टर्म बच गई उसमें हमारे पास हो जाएगा माइनस m2 डिवाइडेड बाय m2 मल्टीप्लाई बाय v1। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बचेगा कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ v1 बॉडी वन इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद अ नेगेटिव साइन। ये जो रिजल्ट आया है वो समझ आया? यस सर। अच्छा, तो v1 प्राइम इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ v1। अब v1 प्राइम क्या है, बॉडी ए की इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, और v1 क्या है, बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट वाली बॉडी है जिस स्पीड से आके मैसिव बॉडी को टकराएगी, तो जो लाइट बॉडी है वो उसी स्पीड से वापस बाउंस बैक हो जाएगी। लेट से अगर ये टेनिस की बॉल अर्थ को 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आके टकराएगा, तो क्या होगा, ये बॉल जो है वो अगर इस डायरेक्शन में अर्थ के ऊपर स्ट्राइक करता है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो अकॉर्डिंग टू इलास्टिक कोलिजन वो बॉल वापस बाउंस बैक हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से। उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस क्लियर है सर। यहां तक? यस सर। ठीक है।
अब हम निकालते हैं बॉडी बी की, ये जो मैसिव बॉडी है इसकी फाइनल वेलोसिटी, देखते हैं कि इसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। इनिशियल इसका जो फॉर्मूला था वी टू प्राइम का, इट इज इक्वल टू 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 और v1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v2। तो अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि m1 की जगह 0 और v2 की जगह 0 पुट करते हैं, और पुट करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास ये जो मैसिव बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या आती है। सो m1 की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, v1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस m2 प्लस m2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस m2 एंड v2। सो ये हमारे पास आ गया v2 प्राइम का फॉर्मूला। अब यहाँ 0 से मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो ये पूरी टर्म मेरे पास 0 हो जाएगी। V2 की जगह 0 नहीं आएगा? किसकी जगह? V2 की जगह। V2 की जगह, हाँ V2 की जगह मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, V2 की जगह आ गया 0। सो जब इस 0 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास इक्वल टू हो जाएगा 0, और यहाँ भी जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 0 के। इसका मतलब है बॉडी बी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या आ रही है? 0 मतलब उसने मूव ही नहीं किया। बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये है कि उसने मूव ही नहीं किया। इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि जो वेलोसिटी बॉडी बी की, या जो मैसिव बॉडी की जो वेलोसिटी थी, अब भी वो उतनी ही रहेगी। एक लाइट बॉडी के इसको आके टकराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो यही है जो अभी मैंने अर्थ और टेनिस बॉल वाली की, कि अर्थ और टेनिस बॉल। सो अगर एक टेनिस बॉल आके अर्थ को स्ट्राइक करती है तो टेनिस बॉल उसी स्पीड से वापस बाउंस बैक हो जाएगी और अर्थ की स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केस क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो अब लास्ट केस की तरफ चलते हैं, और लास्ट केस के अंदर हमारे पास क्या था? व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद अ लाइट स्टेशनरी बॉडी। मैसिव बॉडी strikes a light stationary body। सो उसी का जो है वो रिवर्स केस है जो अभी हमने प्रीवियस किया, कि लेट सपोज ये हमारे पास मैसिव बॉडी हो गई और एक ये हमारे पास एक छोटी सी बॉडी है, लाइट सी बॉडी, जो कि रेस्ट में। सो लेट सपोज ये है m1 और या बॉडी ए जिसका मास m1 है, और इसको हमने कह दिया बॉडी बी जो कि बहुत लाइट है और इसका मास है m2, और ये बॉडी जो है वो हमारे पास रेस्ट पे मौजूद है। इसका मतलब है v2 इज इक्वल्स टू 0, और ये जो मैसिव बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव होके आ रही है और इसकी वेलोसिटी है v1। और यहाँ हमने कहा कि m1 जो है वो इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी बी का मास इतना कम है विद रिस्पेक्ट टू आर बॉडी ए, कि हम उसको अज्यूम कर लेते हैं इट इज इक्वल टू 0। सो केस क्लियर है यहाँ पर? यस सर। ठीक है। सो अब उसी तरह से जो है वो मैं दो चीजें कैलकुलेट करता हूं यहाँ पर, कि बॉडी ए की फाइनल वेलोसिटी और बॉडी बी जो है हमारी उसकी फाइनल वेलोसिटी। सो जो कंडीशन या जो चीजें मैं सब्सिट्यूट करूंगा वो क्या होगी? m2 इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 और v2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो चीजें मैं सब्सिट्यूट करता हूं अपने उसी सेम फॉर्मूला के अंदर जो हमने जो है वो ड्राइव किया था। सो सबसे पहले निकालते हैं बॉडी ए के लिए। सो बॉडी ए के लिए हमारे पास फॉर्मूला था v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v2।
तो ये मेरे पास बॉडी ए की फाइनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला था। सो अगेन रिकॉल कर दूं, इस चीज को और इस चीज को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विल बी इक्वल्स टू m1 माइनस जीरो, m2 की जगह जीरो आ गया, डिवाइडेड बाय m1 माइनस जीरो मल्टीप्लाई बाय v1 प्लस सर टू। m1 + 0 नहीं होगा? हाँ ठीक है, m1 प्लस जीरो, देन टू, m2 की जगह मेरे पास हो जाएगा जीरो डिवाइडेड बाय m1 प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय v2। सो v2 जो है वो जीरो था, तो इसको भी मैं एक मल्टीप्लाई बाय जीरो कर देता हूं। तो देखो दूसरा वाला पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। यस सर, और सर m1 / m1 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, m1 डिवाइडेड बाय m1 और v1 ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया कि v1 प्राइम इज इक्वल टू v1। अब इसका मतलब क्या है? मतलब जो m1 का जो फाइनल वेलोसिटी थी और उसकी इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम ही रहेंगी। बिल्कुल सेम होगी, नेगेटिव साइन भी नहीं आ रहा कि हम ये कह दें कि डायरेक्शन अपोजिट होगी, बिल्कुल सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ अगर एक टेनिस बॉल को आके हिट करेगी तो अर्थ के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, वो अपना ही जैसे जिस वेलोसिटी से मूव करी थी उससे से मूव करेगी। बिल्कुल सही है कि अगर अर्थ एक टेनिस बॉल को आके हिट करती है तो अर्थ की वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं कि अगर अर्थ ने एक टेनिस की बॉल को आके हिट किया है तो टेनिस की बॉल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसको देखते हैं। तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v2। तो बॉडी बी की फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं और उसमें देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो ये हो गया टू, m1 की जगह m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो m1 एज इट इज और m2 की जगह जीरो, और v1 की जगह एज इट इज v1 प्लस m2 की जगह हमारे पास आ जाएगा जीरो माइनस m1 की जगह m1 डिवाइडेड बाय m1 माइन प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय v2, जीरो था तो इसकी जगह भी जीरो पुट कर दिया। तो अब देखो दूसरा वाला फैक्टर पूरा जीरो के बराबर हो जाएगा। यस सर। ओके, सो v2 प्राइम विल बी इक्वल टू टू m1 v1 डिवाइडेड बाय m1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास बॉडी बी की फाइनल वेलोसिटी आ गई, दैट इज इक्वल टू 2v1। सो इस फॉर्मूले को देख के बताओ, इस फॉर्मूले से या रिजल्ट जो आ रहा है उसका मतलब क्या है? सर इसका ये हो सकता है कि v2 मतलब जो बॉडी बी है उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो बॉडी ए के डबल वेलोसिटी हो जाएगी। बिल्कुल सही है, जिस रेस्ट में थी, जिस सो वो इस एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं इस फॉर्मूले का मतलब बताता हूँ कि एग्जाम्पल के अंदर जो हमने देखा था कि अर्थ आती है और एक टेनिस की बॉल को आके हिट करती है और टेनिस की बॉल रुकी हुई थी। तो जैसे ही अर्थ ने टेनिस की बॉल को हिट किया तो हिट करने से अर्थ की स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि जो टेनिस की बॉल थी उस टेनिस की बॉल की स्पीड जो है वो अर्थ की स्पीड जिससे आके उसने स्ट्राइक किया था उससे भी डबल हो गई। क्लियर है ये? यस सर। फॉर एग्जाम्पल जो है वो इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी और अर्थ इसको आके स्ट्राइक करती है 500 मीटर पर सेकेंड से। तो कोलिजन के बाद क्या होगा कि अर्थ की जो स्पीड है वो तो सेम रहेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में 500 मीटर पर सेकेंड, अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये जो बॉल थी, ये बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने करने लग जाएगी और इसकी स्पीड कितनी होगी? 1000 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही है, 1000 मीटर पर सेकेंड।
ये कुछ स्पेशल केसेस थे जो कि हमने इलास्टिक कोलिजन से जो वेलोसिटीज निकाली थी उनको यूज करके इन स्पेशल केसेस के लिए हमने जो है वो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज कैलकुलेट की बॉडी ए और बॉडी बी की। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, सो इसके बाद देखते हैं। अच्छा, यही फॉर्मूला से रिलेटेड या यही जो चार स्पेशल केसेस थे, इन स्पेशल केसेस को यूज करके भी हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सो अब इनको स्पेशल केसेस क्यों कह रहे हैं? इनको हमने स्पेशल केसेस इसलिए कहा क्योंकि या तो यहाँ पर दोनों बॉडीज के मासेस बराबर थे, या तो हमने अज्यूम कर लिया कि एक बॉडी का मास दूसरी बॉडी से बहुत ही ज्यादा है, या हमने अज्यूम कर लिया कि दूसरी बॉडी का मास पहली बॉडी से बहुत ही ज्यादा है, या फिर हमने ये अज्यूम किया कि लाइट बॉडी जो है वो रेस्ट पर है, या हमने ये अज्यूम किया था कि हैवी बॉडी जो है वो रेस्ट पर है। अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास न्यूमेरिकल में इसी तरह के आइडियल केसेस हों, को दोनों मासेस अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई रुका हुआ हो बॉडी, कोई रुकी भी ना हो। तो ये सिर्फ स्पेशल केसेस थे। सो इन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड जो है वो एक हमारे पास प्रॉब्लम है एग्जांपल 3.4, इसको भी जो है वो यहीं पे साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3.4 और पेज नंबर इसका हमारे पास है 62। सो इसका डेटा फॉर्म कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन को फॉलो करो। 70 ग्राम बॉल कोलाइड्स विद अनदर बॉल ऑफ मास 140 ग्राम। तो एक बॉल हमारे पास है 70 ग्राम की और दूसरी बॉल हमारे पास है 140 ग्राम की। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी आ गई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड। टू राइट वाइल द सेकेंड बॉल इज एट रेस्ट, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 0। तो इसको हम कहते थे कि ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा हमारा v1 और ये हो जाएगा हमारा v2। सो आगे कह रहे हैं कि इफ द कोलिजन वर परफेक्टली इलास्टिक, what would be the velocities of the two balls after the collision? इसका मतलब है हमें कोलिजन के बाद v1 प्राइम इसकी वेलोसिटी निकालनी है और v2 प्राइम इसकी वेलोसिटी निकालनी है। सवाल क्लियर है? यस सर। ओके, तो वही वाले फॉर्मूलाज को जो है वो हम दोबारा से जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सो फॉर्मूला हमारा इसके लिए क्या था कि v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 v1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड v2। तो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चाहे तो हम इसको केजी के अंदर कन्वर्ट कर दें या ना भी करें तो राइट नाउ कोई सवाल के ऊपर हमारे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो होल्ड करते हैं, अजान हो जाए उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो यहाँ जो मैंने इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट किए, स्टेप्स क्लियर हैं ये? सर आप एक दफ़ा ये एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके, देखो ये फॉर्मूला था जो कि हम जो है वो स्पेशल केसेस के अंदर भी जो है वो अप्लाई कर रहे थे। यहाँ जो डेटा था, डेटा के अंदर हमें था m1 इज इक्वल्स टू 70 और m2 इक्वल था 140 के। इनिशियल वेलोसिटी जो बॉल ए की थी, बॉडी ए की, वो 9 मीटर पर सेकेंड थी, वो हो गया v1। और बॉडी बी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 0 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया v2। हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी बॉडी ए की और बॉडी बी की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी। तो मैंने बॉडी ए की, फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूले के अंदर m1 की जगह मैंने 70 पुट कर दिया, m2 की जगह 140, v1 की जगह 9 और v2 की जगह 0। क्लियर है? ये सब्स्टिट्यूशन के बाद हमने सिंप्लीफाई किया है और सिंप्लीफाई करने के बाद इस बॉडी की जो मेरी फाइनल वेलोसिटी आई है, इट इज इक्वल टू v1 प्राइम इज -3 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है ये? यस सर।
ओके, सो अब बॉडी बी की फाइनल वेलोसिटी में कैलकुलेट कर रहा हूं, तो m1 की जगह 70 पुट कर दिया, m2 की जगह 140, v1 की जगह 9 और v2 की जगह 0। तो दूसरा वाला फ्रैक्शन अगेन पूरा इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 70 इज 140 डिवाइडेड बाय 210 मल्टीप्लाई बाय 9। तो जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 7 2s are 14 एंड 7 सॉरी cancellation, 7 2s are 14 and 7 3s are 21 and 3 1 is 3 and 3 3s are 9। तो वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी टू हमारे पास हो जाएगी 3 2s are 6 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई बॉडी बी की। सो क्वेश्चन को समराइज करें तो उसमें जो मासेस थे 70 ग्राम और 140 ग्राम, तो अगर बॉडी ए जिसका मास कम है वो 9 मीटर पर सेकेंड से आके हैवी बॉडी को स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक जो कि रेस्ट पर थी, तो क्या होगा कि बॉडी ए की वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी -3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी ए जब इसको टकराएगी तो टकराने के बाद वापस बाउंस बैक हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और बॉडी बी की जो वेलोसिटी जो कि पहले रेस्ट में थी, अब वो जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। क्वेश्चन क्लियर है ये? सर हमें यहाँ पे बताना होगा कि कौन सा केस इसमें यहाँ यूज हो रहा है। नहीं 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 नहीं, केस बताने की यहाँ जरूरत नहीं है। अगर केस वाला होगा तो फिर ये वैल्यूज नहीं गिवन होगी कि इसका मास इतना है इसका मास उतना है। वहां डायरेक्ट ये बोल दिया जाएगा कि बॉडी जो है वो हमारी क्या कहते हैं हैवी है, मैसिव है, रेस्ट पे। वो स्पेशल केसेस अलग थे। अगर वैल्यूज दे के पूछा जा रहा है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके सर। क्लियर है? तो हम यहीं तक अपनी क्लास को रखते हैं। अब कल तुम्हारी कोई और क्लास होती है? नहीं सर।